आज की वीडियो में हम टेट्रासाइक्लिन्स को डिस्कस करेंगे। टेट्रासाइक्लिन एंटीबैक्टीरियल्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल्स की दो मेजर क्लासेस होती हैं, सेल सिंथेसिस इनहिबिटर्स या सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, और दूसरी होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। तो टेट्रासाइक्लिन्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। टेट्रा का मतलब होता है चार, और साइक्लिन का वर्ड साइकिल से निकला है, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर चार साइक्लिन रिंग्स होते हैं। इनका स्ट्रक्चर एग्जाम में एज सच पूछा नहीं जाता, लेकिन चूंकि यह स्ट्रक्चर आसान है और एक बार मॉडल पेपर के अंदर भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज था। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को ये बेसिकली इनहिबिट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? टेट्रासाइक्लिन्स सेल के अंदर एंटर होती हैं। इनकी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री बेसिकली पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो ये कंपाउंड्स 30S सब यूनिट, जो कि राइबोसोमल सब यूनिट होता है, उसके साथ बाइंड कर जाती हैं, और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल 30S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर बेसिकली ट्रांसफर आरएनए की बाइंडिंग साइट होती है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के साथ पहले बाउंड होता है, यानी कि अभी ये ट्रांसफर आरएनए का चार्ज मॉलिक्यूल राइबोसोम के 30 सब यूनिट पर अटैच नहीं हुआ होता, तो हम इसको चार्ज ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। जब ये ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के 30 सब यूनिट के साथ अटैच होता है, तो तब ये इलोंगेशन का प्रोसेस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको प्रमोट करता है। तो टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल आरएनए के साथ बाइंड करने के बाद चेन की इलोंगेशन को रोक देती है। इस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती और अल्टीमेटली बैक्टीरियल सेल डाई ऑफ हो जाता है। इसीलिए हम इन एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरियोस्टैटिक भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करने के बाद सेल ग्रोथ को स्टैटिक फेज में ले जाती हैं, जिसके अंदर बैक्टीरियल सेल ग्रो नहीं कर पाता और एक फेज में अटका रहता है। अब बात करते हैं इनके स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, एनरोब्स, रिकेट्सिया, क्लेमीडिया और माइकोप्लाज्मा मेजरली शामिल है। यूं तो टेट्रासाइक्लिन्स काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ बैक्टीरियाज के अंदर रेजिस्टेंसेस आ चुकी हैं। इन रेजिस्टेंसेस में बेसिकली तीन टाइप्स की रेजिस्टेंस है। या तो ये इनफ्लक्स को रोक देते हैं। इनफ्लक्स पंप के साथ साथ बैक्टीरिया में इफ्लक्स पंप भी होते हैं। इनफ्लक्स पंप फैसिलिटेट करते हैं टेट्रासाइक्लिन की डिफ्यूजन को अक्रॉस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, और इफ्लक्स पंप साथ साथ ही इस ड्रग को बाहर निकालते रहते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म है राइबोसोमल प्रोटेक्शन, यानी कि राइबोसोम्स को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए कि उनके ऊपर टेट्रासाइक्लिन का मॉलिक्यूल अटैच ना हो पाए। और तीसरा मैकेनिज्म एंजाइम की इनएक्टिवेशन है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन को सेल के अंदर होने के बाद इनएक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस में मेनली तीन पॉइंट्स आए। एक, इम्पेयर्ड इनफ्लक्स एंड इंक्रीज्ड इफ्लक्स। सेकेंडली, राइबोसोमल प्रोटेक्शन। एंड थर्डली, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। अब बात करते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस को इंडिकेशंस भी कहा जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस है रिकेट्सिया और बोरेलिया स्पीशीज के लिए। रिकेट्सिया स्पीशी रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करवाती है, और बोरेलिया स्पीशी लाइम डिजीज को आती है। चूंकि यूएचएस ड्रग ऑफ चॉइस एमसीक्यूज में काफ़ी पूछता है, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया है, क्लेमीडिया स्पीशीज, स्पायरोकीट्स और हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। लेकिन याद रखें कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के साथ कॉम्बो रेजिम दी जाती है, यानी कि इसको अकेली थेरेपी के तौर पे नहीं यूज़ किया जाता, इसके साथ पेनिसिलिन्स या फिर मेट्रोनाइडाजोल इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए भी टेट्रासाइक्लिन देते हैं। वाइब्रो कोलरा के इन्फेक्शंस के लिए भी देते हैं। इसके अलावा एक प्रोफाइलैक्सिस रोल है इसका, यानी कि ऐसे मलेरियल पैरासाइट्स जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम देते हैं, उसकी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के लिए हम टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा स्किन डिजीजेस जैसे कि एक्नी, पल्मोनरी डिजीजेस जैसे कि ब्रोंकाइटिस और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में भी इसकी इंडिकेशंस हैं। कॉमन फीवर्स जैसे लेप्टोस्पायरोसिस और नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। अब आते हैं इसके एडवर्स रिएक्शंस के ऊपर।
एडवर्स रिएक्शंस के अंदर पहला पॉइंट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवर्स रिएक्शंस, इसको एनबीडी भी बोला जाता है। एन फॉर नोजिया, वी फॉर वोमिटिंग एंड डी फॉर डायरिया। सेकेंडली, ये बोनी स्ट्रक्चर्स एंड टीथ का डैमेज कराता है। टेट्रासाइक्लिन का मोलिक्यूल बॉडी में एंटर होने के बाद कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाता है। अब चूंकि बॉन्स को और टीथ्स को कॉन्स्टेंटली कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो ये उनको जब नहीं मिलता तो वो डैमेज स्टार्ट हो जाता है। टीथ्स की डिस्कलरेशन हो जाती है और बोनी स्ट्रक्चर्स डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हेपेटिक फेलियर जैसे कि हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, रेनल ट्यूबरकुलर एसिडोसिस हो सकता है और फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। अगर इन ड्रग्स को डायूरेटिक्स के साथ प्रिस्क्राइब किया जाए जैसे कि फेरोसामाइड, तो ये ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आईवी हो और रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये वेनस थ्रोम्बोसिस भी करवा सकती हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में इसके अलावा डिजीनेस, वर्टाइगो और टेनाइटिस, टेनाइटिस मींस रिंगिंग इन ईयर, शामिल है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी ड्रग हैं जो कि इस ग्रुप में शामिल हैं। उनमें टेट्रासाइक्लिन, डोक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन और टेगीसाइक्लिन आती हैं। टेगीसाइक्लिन के बारे में एक बात याद रखें कि ये वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और सिर्फ आईवी फॉर्म में दी जाती है। टेगासाइक्लिन अगर आप किसी को टैबलेट फॉर्म में दें तो ये जीआई से एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए ये ड्रग सिर्फ आईवी दी जाती है।